हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। छोटी खबर बड़ा असर वक्त हो गया है एंकर चॉइस खबरों का। सरकार अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून सत्र आयोजित करने पर विचार कर रही है। आमतौर पर संसद का मानसून सत्र जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में शुरू होता है और अगस्त के आखिरी हफ्ते तक चलता है, लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना संक्रमण हुआ, इसके चलते मानसून सत्र में देरी हो गई। सरकार मानसून सत्र संसद में ही कराने पर विचार कर रही है। साल 2019 में आतंकवाद पर रोकथाम के लिए लाए गए UAPA कानून के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को 9 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया। इसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल, सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे आतंकवादी संगठनों के चीफ शामिल हैं। इस कानून के तहत जिन 9 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है उनमें वाधवा सिंह बब्बर, लखबीर सिंह, रणजीत सिंह, परमजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह भिंडा, गुरमीत सिंह बग्गा, गुरपत वंत सिंह, इसके अलावा हरदीप सिंह निज्जर और परमजीत सिंह। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने केंद्र सरकार के करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग पर सहमति जाहिर की है। करतारपुर कॉरिडोर लॉकडाउन में मार्च से बंद है। पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब को दर्शनार्थियों के लिए अब खोल दिया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख में चीन सीमा का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख MM नरवणे भी इस दौरे में उनके साथ होंगे। दौरे के बाद रक्षा मंत्री चीन सीमा पर तैनात शीर्ष कमांडर्स और सैनिकों से मुलाकात भी करेंगे। भारत और चीन की सेनाओं के बीच लंबे समय से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में कई जगहों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारतीय सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय की आज साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5:30 बजे शुरू होगी। तबलीगी जमात में शामिल हुए विदेशियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता विदेशियों ने खुद को भविष्य में भारतीय वीजा के लिए ब्लैकलिस्ट किए जाने को चुनौती दी है और अपने देश वापस लौटने की इजाजत मांगी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया था कि सरकार को सभी विदेशियों के मामले में अलग अलग आदेश देना चाहिए था। सरकार ने तबलीगी जमातियों के लिए एक कॉमन प्रेस नोट जारी कर सूचना दी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार अपना पक्ष रखेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा न दे पाने वाले सभी छात्रों को ऑप्ट आउट स्कीम की सुविधा देने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। परीक्षा 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच होने वाली थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था ICAI से कहा था कि कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात में चाहे किसी परीक्षार्थी ने ऑप्ट आउट का विकल्प चुना हो या नहीं, उसे परीक्षा न देने की स्थिति में फेल नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थियों को नवंबर में परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया जाए। 3.5 लाख से ज्यादा छात्र इस फैसले से प्रभावित होंगे। गोवा में आज से होटल सेवाएं शुरू हो रही हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद पर्यटन मंत्री बाबू अजगांवकर ने ये जानकारी दी। कोरोना लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से गोवा के सभी होटल्स बंद थे। गोवा पर्यटन विभाग के पास होटल खोलने के लिए लगभग 250 होटल मालिकों ने अर्जी दी थी। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक होटल में आने वाले हर शख्स को आधिकारिक लैब से 48 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट न होने पर गोवा में टेस्ट कराना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर गोवा में पर्यटन की इजाजत होगी। जिन होटलों ने पर्यटन विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। यूपी लोक सेवा आयोग की EPO मेंस 2018 की परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। परीक्षा 18 और 19 जुलाई को होगी। लखनऊ में यूपी लोक सेवा आयोग के कैंप कार्यालय में परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। 18 जुलाई को सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी, जबकि 19 जुलाई को क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर और लॉ एंड एविडेंस की परीक्षा होगी। परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज सुबह 11 बजे होना है। मंत्रिमंडल में करीब 25 मंत्रियों के शपथ लेने की खबर है, जिन्हें MP के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलवाएंगी। शपथ लेने वाले मंत्रियों में 10 मंत्री सिंधिया खेमे से हैं। मंत्रिमंडल पर लंबे समय से दिल्ली हाईकमान और शिवराज सिंह चौहान के बीच फाइलों का आदान प्रदान हो रहा था। ये बात फाइनल नहीं हो पा रही थी कि कौन मंत्रिमंडल में जगह बना पाएगा।
केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के फैसले के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी सेतु निगम, राज्य के निर्माण निगम में किसी भी काम में अब चीन बने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। आदेश के मुताबिक यूपी में अब सड़कों, इमारतों, पुलों, रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के निर्माण में चीन के किसी भी उत्पाद का प्रयोग नहीं किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना काल में बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वो राज्य की पार्टियों के साथ बैठक करे। इसके साथ ही कोरोना खतरे को देखते हुए सुरक्षित तरह से वोटिंग भी किस तरह से कराई जा सकती है, इसके लिए भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हुए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे और वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करेंगे। प्लाज्मा बैंक कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के लिए मददगार साबित होगा। कोरोना से ठीक हुए लोग प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा बैंक को इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में बनाया गया है। कोरोना से लड़ने में प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे परिणाम सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला लिया था। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2442 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 61 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1644 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में 9913 आरटी टेस्ट और 10,431 एंटीजन टेस्ट हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने घर से बाहर फेस मास्क न लगाने वालों और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमों ने बुधवार को शाम 4 बजे तक 746 लोगों के नियमों का पालन न करने पर चालान काटे। चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने की वजह से पुलिस अब तक 21,093 लोगों के चालान काट चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में फेस मास्क के नियमों का सख्ती से पालन करने की गुजारिश की थी। पाकिस्तान से आए आतंकी हमले की धमकी के बाद मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुंबई के प्रमुख धार्मिक स्थल, 5 सितारा होटल और महत्वपूर्ण सरकारी और गैर सरकारी ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमकी भरा फोन ताज होटल में किया गया था। खुफिया विभाग ने धमकी भरे कॉल की लोकेशन पाकिस्तान में ट्रेस की। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दे दिए। मुंबई इंटरपोल और आईबी के अधिकारी फोन कॉल की छानबीन कर रहे हैं। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बताया था। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के आसपास के इलाकों में दोबारा होटल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आज से ठाणे और कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका और मीरा भयंदर इलाके में लॉकडाउन लागू होगा। मीरा भयंदर में 1 जुलाई शाम 5 बजे से 10 जुलाई रात 12 बजे तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। महानगर पालिका की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक 1 जुलाई शाम 5 बजे सभी राशन की दुकानें, किराना की दुकानें भी बंद रहेंगी। राशन, सब्जी, दूध और बाकी चीजों की सिर्फ होम डिलीवरी होगी, जिसका समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगा। महाराष्ट्र सरकार आज से मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने जा रही है। 15 जुलाई तक लगे इस लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छोड़ किसी को भी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। वहीं सुबह 5 से रात 9 बजे तक गैर जरूरी काम के लिए मुंबई वासी सिर्फ 2 किलोमीटर दायरे में जा सकेंगे। मुंबई पुलिस ने मुंबई शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करके मुंबई में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं। मुंबई में कंटेनमेंट जोन है। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चोरी हुए नवजात बच्चे को 12 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। घटना अमरोहा के हसनपुर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपलौती खुर्द के रहने वाले राजकुमार ने प्रसव पीड़ा होने पर अपनी पत्नी को मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया था। पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। कुछ देर बाद युवती बच्चे को टीका लगाने के बहाने अपने साथ ले गई और वापस नहीं लौटी। बच्चे की चोरी होने की खबर मिलते ही पुलिस ने जिले भर में चेकिंग बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा की अगुवाई में बनी 5 टीमों ने बच्चे को अहरोला गांव में एक ट्यूबवेल से बरामद किया। पूछताछ के लिए ट्यूबवेल के मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरु में डॉक्टर्स डे के दिन डॉक्टर पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है।
कोडी गहल्ली में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर पर हमला कर दिया। हमले की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर अब केस दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 8 लाख का इनामी नक्सली कमांडर डेविड को गिरफ्तार किया है। नक्सली डेविड और उमेश पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी का कमांडर था। डेविड को पुलिस ने छुकिया चौपी और जोब कटेंगा गांव के पेंडू डी जाने वाले जंगल के रास्ते में गिरफ्तार किया है। डेविड के पास से एक AK-47 पिस्टल बरामद हुई है। डेविड को जिला पुलिस 38वीं वाहिनी ITBP छुलिया की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया। अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने कोरोना के 3 नए शारीरिक लक्षणों के बारे में बताया है। CDC के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के 3 नए लक्षणों में नाक बहना, उबकाई या उल्टी आना और दस्त भी शामिल है। अब तक कोरोना वायरस के जो लक्षण बताए गए थे उनमें बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत, थकान, बॉडी पेन और मांसपेशियों में खिंचाव, सिरदर्द, स्वाद नहीं आना, सूंघने या गंध का एहसास न होना, गले में खराश शामिल थे। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली की सत्ता पर संकट गहराता हुआ दिख रहा है। चीन ने नेपाल की राजनीति में फिर दखलंदाजी की है। PM KP ओली से उनके निवास पर करीब 1 घंटे तक बैठक करने के बाद काठमांडू के चीनी राजदूत हो यांकी ने कम्युनिस्ट के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात कर उन पर पार्टी को KP ओली का विरोध न करने के लिए दबाव बनाया है। शशांक मनोहर के ICC चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने के बाद चेयरमैन चुने जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अगले हफ्ते नए चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया तय होगी। शशांक मनोहर ने बुधवार को चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। ICC के नए चेयरमैन चुने जाने तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा कार्यभार संभालेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से ICC की कई मीटिंग्स के बाद भी चेयरमैन चुने जाने की प्रक्रिया सुस्त थी। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख डेव कैमरॉन चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं।